संजय राउत मुझे इतना इतना परेशान कर रहा है, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। और अब जब वो सुसाइड के कगार पर है वो लेडी, तब जाके उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद मांगी है कि आप अगर कल को मेरी सुसाइड होती है या मेरा मर्डर होता है तो सुसाइड ना माना जाए, उसको वो मर्डर है, क्योंकि वो मर्डर संजय राउत करेगा जो एक औरत की इज्जत नहीं करता, जो आए दिन औरतों को गाली देता है। उसको इतनी पावर क्यों दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे तमाम कांड में आप मौन थे, लेकिन एक औरत की इज्जत पे भी आप नहीं बोलेंगे? आपके लिए आपके घर तक गई है वो लेडी, आपसे रिक्वेस्ट की है कि संजय राउत को संभालिए, संजय राउत को समझाइए, वो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा है। उद्धव ठाकरे जी आज तक मौन है। इतने बड़े बड़े कांड हो गए महाराष्ट्र सरकार में, कौन नहीं पूछ रहा कि उद्धव ठाकरे मौन क्यों है? मैम, मराठी फिल्म प्रोड्यूसर ने संजय राउत के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं कि पिछले 8 सालों से जिस तरीके से संजय राउत राजनीति में है, तो इस सारी राजनीति का गलत उपयोग करके उस महिला का शोषण कर रहे थे 8 साल से संजय राउत। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं अब इनके ऊपर। देखिए, इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नया नहीं है ऐसा कुछ भी, ये कोई नया कांड नहीं है। ये कह सकती हूँ कि हाँ वो लेडी नहीं हो सकती है कि हाँ उसके साथ में 8 सालों तक ये हो रहा है और हम लोगों को आज पता चल रहा है कि 8 सालों तक उस लेडी के साथ में इतना कुछ हुआ है कि मैं कहते ना, उन्होंने जो एक लेटर प्रधानमंत्री जी को भेजा है, मैंने वो पढ़ा और सीरियसली उनके साथ में जो हुआ है वो बहुत ही अन्याय है। एक तरह से ना, एक पढ़ी लिखी औरत के साथ जब उसको न्याय नहीं मिल रहा तो अनपढ़ औरतों को क्या मिलेगा? आम औरतें जो अपने घरों में रहती हैं, जिनके साथ अत्याचार आए दिन होता है, हर दिन होता है, वो तो आवाज बाद में उठाएंगी जब पढ़ी लिखी सभ्य नारी के साथ में, जो एक एज अ डायरेक्टर है मराठी फिल्मों में, उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनको कहते ना, महाराष्ट्र का मे भी शायद कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां पे उनको बुलाया ना गया हो, उनको हैरेसमेंट ना हुआ हो, उनके साथ बदतमीजियां ना हुई हो। जहां पे महाराष्ट्र सरकार ने वो बंदी ऐसी थी, उसने हर नेता से ह्यूमन राइट कमीशन में तक जाके अपनी कंप्लेंटें दी हैं, वहां पे शिकायत दर्ज की है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कांड हो रहा है, संजय राउत मुझे इतना इतना परेशान कर रहा है, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प नहीं की। और अब जब वो सुसाइड के कगार पर है वो लेडी, तब जाके उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से मदद मांगी है कि आप अगर कल को मेरी सुसाइड होती है या मेरा मर्डर होता है तो सुसाइड ना माना जाए, उसको वो मर्डर है, क्योंकि वो मर्डर संजय राउत करेगा। जब 8 सालों से उस औरत के साथ इतना कुछ हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है उसके फेवर में। जिससे वो मदद मांगने जाती है उसको धमकी दे दी जाती है, जिससे वो मिलने जाती है। मतलब संजय राउत इतना बड़ा तो फन्ने का हो गया कि भैया तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं है कि औरत के पीछे हाथ धोके लग गए, जैसे कंगना रनौत के पीछे तुम हाथ धोके लग गए। चलो वो तो सेलिब्रिटी थी, बोलते 2-4 दिन में हमने वो सिक्योरिटी मिल गई थी उसको कि भैया कहीं ना कहीं तुम टॉर्चर करोगे, हैरेसमेंट करोगे और जलील हरकतें करोगे, तो वो चीजें हैं। लेकिन ये चीज जो हम अब देख रहे हैं, अब ये वो सपना पाटेकर जी, मतलब जिन 8 सालों में जिन जिन दौर से वो गुजरी हैं, वो मैं बयां तक नहीं कर सकती। उनके 2 पेज के एक उसमें लेटर में उन्होंने अपनी 8 साल की जीवनी लिख डाली है कि मैंने कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरे साथ इन लोगों ने किया है। मैं उद्धव ठाकरे जी के पास गई, मैं क्या बोलते हैं, मैं महाराष्ट्र सरकार के हर थाने में, हर महिला आयोग में, हर जितने भी आयोग बने हुए हैं उनसे सबसे मदद मांगी, लेकिन आज तक मेरी किसी ने मदद नहीं की। क्या संजय राउत इतना बड़ा वो खिलाड़ी हो गया, इतने बड़ी उसकी पहुंच हो गई कि उसके एक्शन में आज तक कोई नहीं आया? उसको धमकाने वाला, उसको डराने वाला या उस लड़की के फेवर में उतरने वाला आज तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ, या कोई ऐसा हीरो नहीं आया, या कोई ऐसा पुलिस प्रशासन नहीं बना, या कोई ऐसी कानून प्रशासन नहीं है कि उस लेडी को न्याय दिला पाए। वो लड़की तो चलो पढ़ी लिखी आवाज उठा सकती है, फिर ऐसी तमाम औरतें जो आए दिन अपने पतियों से या अदर जो उनके साथ अन्याय होता है उनसे कुट कुट कर मरती हैं, रोती हैं, उनको तो न्याय बाद में मिलेगा। जब हम ऐसी लेडी को जो आवाज उठा रही है उसको आवाज को बंद कर रहे हैं, उसकी आवाज को कहते हैं दबाने पे तुले हैं, तो उसको न्याय तो तब बाद में ही मिलेगा जब हम ऐसे कोई न्याय दिला पा रहे हैं। ये कानून प्रशासन बहुत ही गंदा है। मैम, यहाँ पर कंगना रनौत ने भी आज ट्वीट किया और कंगना रनौत ने भी कहा कि जो आरोप मैंने लगाए थे आज उनको सिद्ध सच साबित हुए और यहाँ पर मेरी जीत हुई है। जिस तरह की आपने देखा होगा कि 2020 में जितनी भी चीज़ें संजय राउत के द्वारा कही गई थी कंगना रनौत के लिए, जहाँ तक कि संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर भी कह दिया था, और अब इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं संजय राउत के ऊपर। देखिए, जैसे कि उसने हरामखोर वर्ड यूज करके फिर मीडिया में उसको दबाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की मीडिया को, जनता को, कि मेरे मुंह से निकल गया था वो वर्ड, अचानक
अचानक से। तो ऐसा नहीं है, जब हम कहते हैं ना एक गाली हम देते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है उसको गाली को देने की, और उसी रवैये से उसी लहजे से हमें बात करने का एक हमारा एक लहजा रास्ता बन जाता है कि हम बात कैसे करते हैं, हमारा वे ऑफ टॉक हमें बताता है। ठीक है, संजय राउत के मुंह से वो निकला नहीं था, वो एक्चुअल में वो इंसान है औरतों की इज्जत। जहां कंगना रनौत के जब हम लोग कंगना रनौत के साथ मिलकर खड़े हुए थे कि उनको हरामखोर कैसे बोला, तमाम महिला आयोग या तमाम जनता उनके साथ में खड़ी हुई थी, सेम वही है आज महाराष्ट्र की एक ऐसी औरत को जो बहुत ज़्यादा अपने मजबूर फील कर रही है। और क्लियरली उन्होंने लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, अगर मेरी लाश पाई जाती है या मैं मरती हूँ तो उसको कतई सुसाइड ना समझा जाए। ये ना एक चेतावनी है कि भाई कल को मेरा मर्डर हो सकता है। जो एक औरत की इज्जत नहीं करता, जो आए दिन औरतों को गाली देता है, उसको इतनी पावर क्यों दी जा रही है? क्या उद्धव ठाकरे तमाम कांड में आप मौन थे, लेकिन एक औरत की इज्जत पे भी आप नहीं बोलेंगे? आपके लिए आपके घर तक गई है वो लेडी, आपसे रिक्वेस्ट की है कि संजय राउत को संभालिए, संजय राउत को समझाइए, वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसने मेरे फेसबुक अकाउंट से लेके मेरे मेल्स अकाउंट सारे हैक कर लिए हैं। लेकिन क्या मतलब उद्धव ठाकरे को जो समझ नहीं आ रहा, या कानून प्रशासन को समझ नहीं आ रहा, या फिर हमारे देश में जितने भी आयोग बने उनको समझ नहीं आ रहा कि एक लेडी क्या हमसे गुहार कर रही है? जब वो मर जाएगी सुशांत सिंह राजपूत की तरह या दिशा सालियान की तरह या अदर जितनी भी हीरो हीरोइन या फिर लाचार औरतें मरी हैं, क्या हम तब उसको न्याय दिलाएंगे? क्या जब वो फांसी के फंदे पे लटकी होगी, क्या तब हम उसको न्याय दिलाएंगे कि आज ये लड़की पंखे से लटकी हुई मिली है और इसने ऐसे ऐसे मदद मांगी थी, चलो भाई आज रैलियां निकालो, चलो भाई जनता की भीड़ इकट्ठी करो, जंतर मंतर पे नारे लगाओ कि न्याय दो न्याय दो। क्या वो जब जिंदा है तभी उसे न्याय क्यों नहीं मिल सकता? ये कानून प्रशासन महाराष्ट्र सरकार में ही लोग क्यों है? क्यों ऐसा महाराष्ट्र सरकार में ही देखने को क्यों मिल रहा है? ये रीजन है वहां की सरकार, वहां का कानून प्रशासन। मैम यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को लेकर जिस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि आपने भी जिक्र किया, जो मराठी प्रोड्यूसर है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में सारी चीज़ों का जिक्र है। सवाल ये भी है कि संजय राउत ने तमाम तरीके की चीज़ें, यानी कि उन्हें हैरेसमेंट दे रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे 8 सालों से, उसके बावजूद क्या पुलिस प्रशासन दबाव में था या फिर जानबूझकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था? बिल्कुल, देखिए कानून प्रशासन, संजय राउत जी बोलते थे जैसे वो लेडी अगर कहीं जा रही हैं, वो किसी से मिल रही हैं अपनी हेल्प के रिगार्डिंग, या किसी न्यूज़ चैनल से जा रही हैं, किसी से भी मिल रही हैं, तो संजय राउत जी कहते ना उनको कोई काम धाम नहीं था। संजय राउत जी उनके पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए थे कि अगर वो लड़की सीढ़ियों पे चढ़ रही है तो सीढ़ियों पे भी उनके पीछे पीछे जाना। तो मतलब अगर वो किसी से, सपोज वो मेरे से हेल्प मांगने आए तो संजय राउत जी मुझे मारने के लिए आ जाएंगे कि भैया इसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, अगर तूने इसकी हेल्प करी तो तेरा काम धंधा चौपट, तेरा करियर चौपट। उसको इस तरह की धमकियां दी जाती थी। जो उसकी हेल्प के लिए आता था तो वो बंदा भी ऑब्वियसली बात है बैकआउट कर जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर मैं इसकी हेल्प करता हूं तो मेरा भी काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो उसकी औरत की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। वो सेम कानून प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मुंबई के में भी शायद इतने सारे थानों में वो लेडी गई है और वहां पे घंटों उसको बिठा के उससे पूछताछ के बहाने उससे छेड़खानियां होती थी, और वहां पे उस औरत के साथ में इतने गंदे सलूक, इतनी गंदी वल्गैरिटी वाली बातें, और कहते हैं ना गाली गलौच फोन पे। एक और कहते हैं ना अब 1091 नंबर बनाए और वुमेन सेफ्टी के लिए कि अगर वुमेन्स को अपना पहचान नहीं बतानी है और उनको कोई तंग कर रहा है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। ठीक है, अब ये लेडी है, पुलिस को फोन करेंगी, पुलिस को फोन करके क्या बोलेंगी? पुलिस ही उनको गंदी गंदी गालियां दे रही है, पुलिस ही उनके कहते हैं ना उनकी इज्जत, एक लड़की का इज्जत सबसे बड़ी बात होती है, कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर ही उन्होंने इस हद तक बदतर बना दिया है, इस हद तक असैसिनेट करा है कि वो लेडी कुछ बोलने लायक नहीं है। आपको दिन रात ऐसी गालियों वाले, गंदी गंदी गालियों वाले दिन रात फोन आएंगे तो वो लेडी क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? तो ये सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र सरकार, आप कहाँ सोए हो? आपका क्या हो रहा है इस देश में? मतलब क्या हो रहा है? क्या आपकी महाराष्ट्र सरकार में कोई भी ऐसा इंसानियत वाला इंसान नहीं बचा आपके पुलिस प्रशासन में, पुलिस स्टेशन में, कि कोई उस लेडी की मदद कर पाए? क्या ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में? मैम यहाँ पर महाराष्ट्र में हमने पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें, जब ड्रग का मामला निकलकर सामने आया था, जैसा कि भी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, 14 तारीख को वो हत्या की गई थी, और उसके बाद तमाम तरीके की चीज़ें जब हुई तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में से भी निकलकर सामने आई थी। पर ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है कि एक राजनीतिक नेता जो इस तरीके की चीज़ें करता है, एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ उसको लेकर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एज एन एडवोकेट आप क्या कहना चाहोगे इन सारी चीज़ों? महाराष्ट्र की जनता को भी यही करना चाहिए कि अब जब कानून
कानून प्रशासन से बात नहीं बनेगी जब चीजें महाराष्ट्र सरकार के मतलब सरकार ही अगेंस्ट हो जाए जनता के, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि जिसको पावर मिली हुई है पूरी, आप कुछ भी बोलो, आपको फुल फ्रीडम है, आप पे ना केस दर्ज होगा, ना आपका क्या बोलते हैं आपको सजा मिलेगी, ना आपको कोई आपकी गद्दी से हटाने वाला है। तो ऐसा नेता जो हमारे ही अगेंस्ट हो, जो हमारी जनता को परेशान करे, ऐसा नेता चुन के हमारे मतलब हम अपनी सर पे ताज बिठा ले क्या? ऐसे नेता को चुन के हम अपना पूरा जीवन जीने का जो हमारा तरीका है वही मतलब खत्म कर दें। यहाँ पर ये भी बात है कि संजय राउत की तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। पर आपको पता होगा कि मैम जब भी चीजें ऐसी निकल के आती हैं तो तमाम ऐसी लॉबी है, एक लॉबी ऐसी है जो इस बात को आकर झूठा ठहराने की कोशिश करेगी और वो ये कहने की भी कोशिश करेगी कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत है या फिर ये महिला झूठ बोल रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस सारी चीजों को लेकर भी कमेंट करेंगे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, तमाम ऐसी चीजें बेशक आई, लेकिन वो वही लोग होंगे जो उसके समर्थक होंगे। जैसे कि उद्धव ठाकरे जी आज तक मौन है, इतने बड़े बड़े कांड हो गए महाराष्ट्र सरकार में, कौन नहीं पूछ रहा कि उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? क्या उद्धव ठाकरे नहीं सुन रहे हैं मीडिया पे? क्या उद्धव ठाकरे नहीं देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से खुद पूछा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मौन क्यों है? क्या वो बंदे आके नहीं पूछ सकते? उनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो उनके समर्थक हैं। सेम वही जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये सदी के महानायक, बड़े बड़े रोल करने वाले, बड़े बड़े कहते हैं ना फिल्मों में एक ऐसा आदर्शवादी रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये लोग जब असल जिंदगी में देखते हैं ना गरीबों को, ये असल जिंदगी में अगर इनके पड़ोसी के साथ भी या मर्डर हो जाए ना, तब भी ये बंदे झांक के नहीं देखेंगे किसी के घर में जाके कि मेरे ही साथ काम करने वाले की सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया या इसके साथ में छेड़खानी हो गई, ये हेल्प के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आदर्शवादी फिल्में करना जानते हैं और पैसा कमाना जानते हैं। इनको सिर्फ खुद से मतलब है, खुद के दुबई ट्रिप से, यूरोप ट्रिप से। ये लोग वही हैं कि इनको फिल्म मिल जाए, अच्छा सितारे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे हो गए, महानायक हो गए, टीवी पे आएंगे, ऐसे रोल अदा करेंगे कि ओहो आप तो, हम तो केबीसी में आ गए, हमें तो बहुत वो हो गया, बहुत हम तो धन्य हो गए आपसे मिलके। ये अब धन्य नहीं होना है, जनता को जागना है कि धन्य नहीं होना इनको देख के, क्योंकि इनके दिलों में ना पत्थर है, दिल नहीं है। जो महानायक की जो उन्हें टैग दे रखा है, तो इससे हटाओ और अपनी आंखों की पट्टी हटा के देखो कि मुंबई में चल क्या रहा है। मुंबई की जनता को जागना पड़ेगा और एकत्र होना पड़ेगा। न्याय सर के ऊपर से चला जाता है, दिल्ली की जनता रोड पे आके ना उस सरकार को, उस नेता को हटाने के लिए जंतर मंतर हो, चाहे कितना भी कुछ हो, हर पुरजोर कोशिश कर देते हैं। तो सेम संजय राउत को हटाने के लिए, उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने के लिए मुंबई की जनता को एकत्र होके और सबको मिलके ये चीजें करनी होंगी, तभी ये चीजें होंगी। देखिए, जया बच्चन जी हमारी बंगाल में जाके ममता बनर्जी के साथ में खड़ी हो जाती है। ओहो दीदी का जो खेला चल रहा है वो अकेले दीदी खेला खेल रही है, दीदी को मेरे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि दीदी अकेले बेचारी फंस गई हैं आदमियों के बीच में। अब दीदी इतनी मासूम है कि उनको जया बच्चन की जरूरत पड़ गई। जया बच्चन जी इतनी सीधी है कि दीदी को बचाने चली गई, दीदी के सपोर्ट में उतर गई। अब जया बच्चन जी को वो दीदी दिख गई, वो महिला दिख गई कि हाँ भैया वो आदमियों में अकेले चुनाव में लड़ी है, वो अकेले खड़ी है। आपको ये मुंबई में जो घटना घटित हो रही है, जो संजय राउत जी कर रहे हैं एक लेडी के साथ में, वो आपको नहीं दिखी? आपके थाली के छेद तब दिख जाते हैं जब मुंबई को, महाराष्ट्र को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है जब उस पे ना मतलब चीजें उसकी निकलती हैं, तब आपकी थाली के छेद हो जाते हैं। कि जब वहां पता चल रहा है कि पूरी ही मुंबई सिटी, बॉलीवुड सिटी ड्रग्स में लिप्त है, तब आपकी थाली के छेद हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के इतने बड़े नेता होके वो ऐसे ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं, तब आपकी थाली के छेद नहीं हो रहे, तब वह आपको औरत की इज्जत नजर नहीं आ रही कि वो एक औरत 8 साल से इतना कुछ टॉलरेट कर रही है। अब जब वो मरने की कगार पे है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब जाके उसने आवाज उठाई है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। उसके बावजूद आप खेला खेलने चली गई गाल में जाके, क्योंकि वहां पे आपको पब्लिसिटी चाहिए। ममता जी से आपको खेला चाहिए कि भैया मुझे भी उतार ले, तू तो अकेली है, दोनों बहनें मिलकर लड़ लेंगी। तो तुम मैडम खेला खेलती रह जाओगी, आपकी बॉलीवुड पार्टी भी कहीं चली जाएगी और आप भी कहीं चली जाओगी।